एसेसरी चैम्बर फिशेज एम्फीबियन में तो होते हैं। अब कहां होते हैं, कैसे होते हैं, यह स्ट्रक्चर यहाँ नहीं पढ़ना। किसी भी कैरेक्टर का एक्सप्लेनेशन आपसे यहां नहीं पूछा जाएगा। पहली बात, एक्सप्लेनेशन मैं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, लेकिन आते सिर्फ एग्जाम्पल हैं। अब साइनस विनोसस जो होता है ये होता है रिड्यूस्ड, और कोनस आर्टेरियोसस होता ही नहीं, एब्सेंट। ये चीज आपको मिलेगी रेप्टाइल्स में। उसके बाद साइनस विनोसस और कोनस आर्टेरियोसस ये होते ही नहीं है। एप्स और मैमल्स में ये होते ही नहीं है। तो ये एसेसरी चैम्बर का हो गया। थर्ड जो कैरेक्टर है, तीसरा कैरेक्टर ये है यहां पर पोर्टल सिस्टम का। पोर्टल सिस्टम, इसके टू टाइप्स होते हैं। एक होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम, जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स सभी में मिलेगा। रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है ये प्रेजेंट होता है फाइसिस और एम्फीबियंस में, और ये रिड्यूस्ड होता है, ज्यादा डेवलप नहीं होता, रेप्टाइल्स में, और ये होता ही नहीं है एप्स और मैमल में, यानी हमारे पास ये नहीं है। अब ये होता है क्या है पोर्टल सिस्टम? किसी भी ऑर्गन का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑर्गन से जो ब्लड निकलता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, और वो ऑर्गन से निकल के सीधे हार्ट में जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए। किसी भी ऑर्गन से जो ब्लड निकलता है वो डीऑक्सीजन। ओ भैया, क्या बताया जा रहा है यहां? हैं? पेज पलट रहे हो तुम बैठ के? यहां कुछ बताया जा रहा तो सुन ही नहीं रहे हो तुम, तो ध्यान से तो पेज पलट रहे हो, देख रहे हो उसमें क्या बना है क्या नहीं। तो कैसे पता चलेगा पोर्टल सिस्टम? फिर ये डाउट आ जाएगा पोर्टल सिस्टम होता क्या है, यही नहीं पता। फिर टीचरों पर फोड़ देना कि वो तो बेवकूफ है, पढ़ाया ही नहीं उसने। तो ये जैसे इंटेस्टाइन है, मान लिया। अब इंटेस्टाइन से जो ब्लड निकलेगा, ये देखिए, ये होगा डीऑक्सीजनेटेड। किसी भी ऑर्गन से जो ब्लड निकलता है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन से निकल के सीधे हार्ट में जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के हार्ट में ना जाके किसी दूसरे ऑर्गन में चला जाता है, बस वही पोर्टल सिस्टम है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है, इंटेस्टाइन का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा इसमें डाइजेस्टिव फूड भी होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होकर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब इस फूड को हमें पहले लिवर में ट्रांसफर करना है, क्योंकि डाइजेस्टिव फूड को ठिकाने लगाने का काम, उसके रिलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, वो सब लिवर में होती हैं। तो इंटेस्टाइन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है इसमें डाइजेस्टिव फूड भी होता है। इस फूड को हमें लिवर में ट्रांसफर करना है। इस वजह से इंटेस्टाइन का डीऑक्सी ब्लड हार्ट में ना जाके लिवर में घुस जाता है। और जब एक ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी दूसरे ऑर्गन में घुस जाए तो इसी को क्या बोला जाता है? हैं? लिवर के लिए अगर ऐसा हो तो नाम हो जाएगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और अगर किडनी के लिए ऐसा हो तो नाम हो जाएगा रीनल पोर्टल सिस्टम। ये वाला हमारे पास नहीं है। ये वाला आपको फिशेज एम्फीबियन में मिलेगा, रेप्टाइल्स में डेवलप नहीं होता, बर्ड्स में और हमारे पास होता ही नहीं है। लेकिन सभी वर्टिब्रेट्स में ये मिलेगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो जब एक ऑर्गन का डीऑक्सी ब्लड निकल के दूसरे ऑर्गन में घुस जाए तो उसे बोला जाता है क्या? और ऐसा किसी न किसी चीज को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर करने के लिए होता है, बस ऐसे ध्यान रखना है।
तो ये पोर्टल सिस्टम की बात हो गई। 3 कैरेक्टर हो गए। फोर्थ कैरेक्टर है यहां पर, ये देखिए, एक होता है वेनस हार्ट, ये देखिए, और दूसरा होता है आर्टीरो विनोसस हार्ट। अब ये कौन से हार्ट हैं? वेनस और आर्टीरो विनोसस। देखिए, ये हार्ट है और इसमें 4 चैम्बर हैं। ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट साइड पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ऑर्गन से, और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के लंग्स में आ जाता है। लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के ऑर्गन में चला जाता है। तो आपने यहां क्या देखा? हार्ट में जो राइट साइड पर चैम्बर्स हैं, इनमें ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड? और लेफ्ट साइड में कैसा है? जब दोनों ही ब्लड हार्ट से फ्लो करें तो ऐसे हार्ट को आर्टीरोविनोसस कहा जाता है। फिशेज में देखिए क्या होता है, 2 चैम्बर होते हैं हार्ट में। ये ऑर्गन है, ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल में आया, ऑरिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में गया, और वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में चला गया, और गिल्स से ऑक्सीजनेट होके ब्लड ऑर्गन में चला जाएगा। फिर ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर बाहर निकल जाएगा। तो फिशेज के हार्ट में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड? जब हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करे तो ऐसे हार्ट को वेनस हार्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया फिशेज। बाकी जितने भी वर्टिब्रेट हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स, इन सब के हार्ट में दोनों ही ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड भी डीऑक्सीजनेटेड भी। इस वजह से इनके हार्ट को आर्टीरोविनोसस बोला जाता है। 4 कैरेक्टर हो गए। 5th कैरेक्टर, एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, और एक है यहां पर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और एक होता है यहां पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ये 3 तरह के सर्कुलेशन होते हैं। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन। क्या होता है जरा यहां देखते हैं। अगर हार्ट में 3 या 4 चैम्बर हैं तो हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है। एक बार इधर आ रहा है राइट साइड, दूसरी बार इधर आ रहा है लेफ्ट साइड पर। और जब ब्लड 2 बार हार्ट में आए तो इसे डबल सर्कुलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 4 चैम्बर जब होते हैं तो राइट साइड पर डीऑक्सी ब्लड रहता है, लेफ्ट साइड पर ऑक्सी रहता है। मिक्स नहीं होता ब्लड, अलग अलग रहता है, और 2 बार भी आता है। यही कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन आपको मिलेगा एप्स और मैमल्स में, क्योंकि इनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। लेकिन एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं? 4 की 3। जब 3 चैम्बर होंगे तो राइट साइड से ब्लड आएगा, लेफ्ट साइड से ब्लड आएगा। राइट से डीऑक्सी, लेफ्ट से ऑक्सी, और वेंट्रिकल में आके ये दोनों ब्लड सेपरेट रहेंगे कि मिक्स हो जाएंगे? हैं? अगर ब्लड मिक्स हो गया तो यही होगा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और ऐसा एम्फीबियन में होता है और रेप्टाइल में होता है। आर का मतलब रेप्टाइल। फिशेज के हार्ट में 2 ही चैम्बर होते हैं, तो ब्लड ऑर्गन में जाने से पहले एक ही बार आता है बस, क्योंकि चैम्बर ही 2 हैं। और जब हार्ट से ब्लड एक ही बार क्रॉस हो तो इसे डबल सर्कुलेशन बोलोगे कि सिंगल? हैं? तो सिंगल सर्कुलेशन आपको मिलेगा फिशेज में। छठा कैरेक्टर, जो 6th कैरेक्टर है, ये है सिस्टमिक आर्क के लिए। अब ये क्या है? सिस्टमिक आर्क एब्सेंट इन पाइसेस,
और 2 in amphibian and reptiles, 1, right in apes और 1, left in mammals। खूब पूछा जाता है और ये सब चीजें आप पढ़ोगे जब सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू होगा, वहां डायग्राम बना बना के बताया जाता है। अब उस तरह से तो यहां नहीं बता सकते क्योंकि यहां जस्ट एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं। अब ये सिस्टमिक आर्क क्या है? ऐसी ब्लड वेसल जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाले, ऐसी ब्लड वेसल जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे, इसी का नाम सिस्टमिक आर्क होता है। इसी का नाम क्या होता है? फिशेज के हार्ट से क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है? हैं? कैसा ब्लड निकलता है? इसीलिए फिशेज के हार्ट को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल ही नहीं रहा है तो सिस्टमिक आर्क होगी ही नहीं फिशेज के केस में। यानी पाइसिस में सिस्टमिक आर्क नहीं होती क्योंकि ये एक ऐसी ब्लड वेसल है जिसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से निकालना। फिशेज के हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता ही नहीं है तो सिस्टमिक आर्क एब्सेंट हो जाएगी। हम लोगों में 4 चैम्बर हार्ट होता है। ये देखिए 4 चैम्बर्ड हार्ट, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर से निकलता है? राइट वेंट्रिकल से कि लेफ्ट वेंट्रिकल से? हैं? तो बस यही एक सिस्टमिक आर्क होती है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो ब्लड वेसल निकालती है यही सिस्टमिक आर्क है। और ये एक होती है और लेफ्ट साइड पर होती है। बर्ड्स में भी एक ही सिस्टमिक आर्क होती है लेकिन वो ऐसे निकल के ऐसे हो जाती है। और ऐसे हो जाने का मतलब लेफ्ट साइड चली गई कि राइट साइड है? और अगर इधर ही चली गई तो क्या बोलोगे? तो मैमल्स और बर्ड में एक ही होती है सिस्टमिक आर्क, राइट लेफ्ट का फर्क होता है बस केवल। और अगर आप इनमें देखो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में तो 3 चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकालने के लिए ये देखिए 2 ब्लड वेसल हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो ब्लड वेसल निकाले यही सिस्टमिक आर्क है। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल में सिस्टमिक आर्क एक होती है कि 2 होती है? ठीक है, ये बात हो गई। 6 कैरेक्टर हो गए। 7वां कैरेक्टर देखिए, ये तो खूब ही पूछा जाता है आरबीसी के बारे में। अब देखिए आरबीसी में एक कंडीशन है बाई कॉन्वेक्स। ये अगर ना पता लगे तो आप ओवल कह दो, एक ही बात है, ओवल या फिर बाई कॉन्वेक्स आरबीसी। और या फिर इसे हम कह सकते हैं न्यूक्लिएटेड। आरबीसी में न्यूक्लियस का होना। एक कंडीशन है बाई कॉन्केव, बाई कॉन्केव, या फिर आप इसे राउंडेड भी कह सकते हो। अगर आरबीसी राउंडेड है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा और न्यूक्लियस जब नहीं होता है तो नॉन न्यूक्लिएटेड या इन्यूक्लिएटेड टर्म यूज कर सकते हो। इस तरह की आरबीसी आपको मैमल्स में मिलेंगे, हम लोगों में। और बाकी ये जो आरबीसी हैं ये आपको मिलेंगे फिशेज में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में और एप्स में। यानी हम लोगों को छोड़ दो, मैमल्स को, बाकी सभी वर्टिब्रेट की आरबीसी ओवल और न्यूक्लिएटेड होती हैं, जबकि हमारी आरबीसी राउंडेड और नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। क्लियर है भैया? इतना 7 कैरेक्टर हो गए और टोटल कितने पढ़ने हैं? 25। अगला देखते हैं। देखिए अगला जो है बेटा यहां पर, ये है क्रेनियल नर्व के लिए, क्रेनियल नर्व, और ये 8th कैरेक्टर हुआ। अब ये क्या होता है? देखो भैया, मैं हाथ चला रहा हूं क्योंकि ब्रेन हाथ में मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। बोल रहा हूं क्योंकि मेरे वोकल कॉर्ड और टंग को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। चल रहा हूं क्योंकि लेग्स की मसल्स को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। यानी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सभी के फंक्शन को ब्रेन कंट्रोल करता है। इसका मतलब ब्रेन सभी ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। कौन जोड़ता है? वो है क्रेनियल नर्व। यानी क्रेनियल नर्व ऐसी नर्व होती हैं जो ब्रेन को बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट करती हैं।
अब ये क्रेनियल नर्व कितनी कितनी होती हैं? तो कुछ वर्टिब्रेट्स में तो ये 10 पेयर्स होती हैं, और 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व आपको मिलेंगे पाइसिस यानी फिशेज, और एएम मतलब एम्फीबियन। जबकि 12 पेयर क्रेनियल नर्व आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स में 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं। इसका मतलब जो 11th और 12th वाला होता है पेयर, वो फिशेज और एम्फीबियन में नहीं होता। 11th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, 12th कौन सी होती है, कभी कभी ऐसा भी पूछ देते हैं। तो 11th का नाम होता है स्पाइनल एसेसरी क्रेनियल नर्व, ये नेम है। और 12th का होता है हाइपोग्लॉसल, हाइपोग्लॉसल। ये दोनों आपको नहीं मिलेंगे फिशेज और एम्फीबियंस में, जबकि ये दोनों भी होती हैं रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में, क्योंकि इनमें क्रेनियल नर्व 10 पेयर्स होते हैं कि 12 पेयर्स? हमारी बॉडी में कितनी है, 10 पेयर्स की 12 पेयर्स? सबके नाम होते हैं, फर्स्ट क्रेनियल नर्व का भी नेम होता है, सेकंड का भी नेम होता है। तो वो आप नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे। 11th और 12th वाला पेयर का नाम मैंने लिख दिया, और ये नर्व फिशेज एम्फीबियन में नहीं होती, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में ये क्रेनियल नर्व होती हैं। आगे बात समझ में? बोलो। अब उसके बाद नाइन्थ कैरेक्टर, और नाइन्थ कैरेक्टर है यहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब यहां देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन वर्टिब्रेट्स में दो होते हैं, या तो गिल्स मिलेंगे आपको या फिर लंग्स मिलेंगे। और लंग्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो सैक लाइक, सैक लाइक का मतलब ऐसा लगेगा जैसे थैला रखा हुआ है, और दूसरा टाइप होता है सॉलिड और स्पंजी। तो सॉलिड और स्पंजी जो लंग्स हैं, ये होते हैं बर्ड्स में और मैमल्स में। सैक लाइक ये होते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। जबकि गिल्स आपको मिलेंगे फिशेज, और जो टेडपोल लार्वा होता है फ्रॉग, इसमें भी गिल्स होते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गए इसके। अब देखो, या तो ऐसे ही रहने दो, और या इसका आप चार्ट बना सकते हो, बहुत तसल्ली से बन जाएगा, बड़े आराम से। इधर कैरेक्टर लिखिए, और फिर पाइसिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स और मैमल डाल दीजिए। अब कैरेक्टर में पहले आया हार्ट। अब हार्ट, फिशेज में 2 चेम्बर, एम्फीबियन में 3 चेम्बर, रेप्टाइल में 3 चेम्बर, मैमल में 4 चेम्बर। ऐसे कर सकते हो आप। और ऐसे 25 कैरेक्टर अगर आपने लर्न कर लिए, तो फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल सब कवर हो जाएगा। एक एक दो दो कैरेक्टर बच जाएंगे, वो हम अलग से पढ़ लेंगे। बाकी ऑलमोस्ट पूरा कॉर्डेट आपका खत्म हो जाएगा ऐसे। और अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो आपके पास ऑप्शन है, मॉड्यूल में जैसे दिया हुआ है आप वैसे कर लो। जैसे सबसे पहले फिशेज स्टार्ट करो, सारे कैरेक्टर फिशेज के पढ़ डालो। फिर एम्फीबियन स्टार्ट करो, एम्फीबियन के सारे कैरेक्टर पढ़ डालो। तो वो तो आपके पास लिखा ही हुआ है। एक और मैंने चॉइस दे दी, इससे क्या है कि जिसमें आसानी हो उससे आप कर सकते हो। तो ये आपके 9 कैरेक्टर हुए, और टोटल 25 आने हैं इसमें। इसको नोट करो, या फोटो जो भी करना हो वो करो। खींचा? बाकी नोट भी आप कर सकते हो, लेकिन नोट अगर करना है तो फिर मेरे साथ साथ ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले मैं करूं, फिर मैं चाय पीने चला जाऊं, फिर तुम नोट करो आधा घंटा।
देखो अब यहां पर 10th जो कैरेक्टर है ये ले लेते हैं स्कल। खूब इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। स्कल में दो कंडीशन है, ये देखिए। एक स्कल होता है मोनोकोंडाइलिक, मोनोकोंडाइलिक, और दूसरा जो स्कल होता है ये होता है डाइकोंडाइलिक। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। ये स्कल होता है, इस नेक से, इधर ही देखो बेटा, मैं कह रहा हूं सभी से, इस नेक से ये जो इतनी पूरी खोपड़ी है ये यही स्कल है। ये स्कल हमारा इस पर रखा है वर्टिब्री पर, लेकिन कैसे रखा है? स्कल और वर्टिब्री के बीच में ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं। नाम अजीब है, नट बोल्ट मान लो। तो ये एक तरह के नट बोल्ट का काम करते हैं, और यही ऑसिपिटल कॉन्डाइल स्कल को वर्टिब्री से जोड़ के रखते हैं। एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल अगर जोड़ रहा है तो मोनोकोंडाइलिक स्कल हो जाएगा, और दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल हैं तो स्कल हो जाएगा डाइकोंडाइलिक। क्या हो जाएगा? तो जैसे ये है, ये स्कल है, ये देखिए, और ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल है एक। ये स्कल है और ये दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है। तो यहां पर वन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है, और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल ही स्कल को वर्टिब्री से कनेक्ट करते हैं। और यहां पर आपको मिलेंगे टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। लेकिन क्या करते हैं, कैसे होते हैं, ये सब तो पूछा ही नहीं जाता। पूछा ये जाएगा कि भाई मोनोकोंडाइलिक स्कल किसका है, डाइकोंडाइलिक किस वर्टिब्रेट का है। तो डाइकोंडाइलिक स्कल ये एम्फीबियन में मिलेगा और मैमल्स में मिलेगा, यानी हमारा और फ्रॉग का स्कल डाइकोंडाइलिक है। बाकी जो बच गए फिशेज, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इनका स्कल मोनोकोंडाइलिक होता है। बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कैरेक्टर है ये है स्किन से रिलेटेड। ये भी जरूरी है, स्किन से रिलेटेड। देखो भाई, अगर हम मैमल्स की बात करें पहले, तो हम अपनी स्किन से रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, यानी हमारी स्किन नॉन रेस्पिरेटरी है, पहली बात। लेकिन हमारी स्किन जो है इसमें ग्लैंड्स हैं, सिबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। सिबेसियस से ऑयली सब्सटेंस निकलता है और स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग होती है। तो आप कहोगे कि हमारी स्किन ग्लैंडुलर है क्योंकि स्किन में ग्लैंड हैं, लेकिन हमारी स्किन फ्रॉग या अर्थवर्म की तरह चिपचिपी नहीं है। ड्राई बोलेंगे हम अपनी स्किन को, तो हमारी स्किन ड्राई है। तो ये मैमेलियन स्किन हो गई। ठीक है, बर्ड्स में पहुंचते हैं। बर्ड भी अपनी स्किन से रेस्पिरेशन नहीं करती, तो बर्ड में भी आप कहोगे नॉन रेस्पिरेटरी स्किन। और बर्ड के स्किन में सिर्फ एक ग्लैंड होती है, बस सिर्फ एक ग्लैंड, वो भी टेल पार्ट पर जो स्किन है वहां मिलेगी। उस स्किन का काम होता है ऐसा सब्सटेंस निकालना जो फेदर्स या विंग्स को उलझने से रोके। जैसे हमारे बाल कभी कभी उलझ जाते हैं तो हम उसमें ऑयल लगा लेते हैं तो बाल सही हो जाते हैं। ऐसे विंग्स में जो फेदर्स होते हैं उनको उलझने से रोकने के लिए, उलझने से रोकने के लिए इनके पास सिर्फ एक ग्लैंड मिलेगी, वो भी टेल पार्ट पर। तो लिख दिया यहां पर ओनली, ओनली ऑयल या फिर प्रीन या फिर यूरोपाइजियल, यूरोपाइजियल ग्लैंड प्रेजेंट ऑन टेल पार्ट, टेल पार्ट पर। और इनके स्किन भी फ्रॉक की तरह स्टिकी नहीं होती, तो ड्राई बोलेंगे। ये पूछा जाता है खूब, ये किस ग्लैंड का नाम बताओ। अब उसके बाद हम आ जाते हैं रेप्टाइल्स में। स्नेक्स वगैरह भी अपनी स्किन से रेस्पिरेशन नहीं करते,
तो स्नेक्स की स्किन या रेप्टाइल्स की स्किन भी नॉन रेस्पिरेटरी है। और नॉन ग्लैंडुलर, कोई भी रेप्टाइल ऐसा नहीं है बेटा कि जिसकी स्किन में ग्लैंड होती हो, ग्लैंड होती ही नहीं है। जब ग्लैंड है ही नहीं तो सीधी सी बात है, अब तो कंफर्म ही है कि स्किन ड्राई ही निकलेगी। उसके बाद अब हम आते हैं एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस जो होते हैं, फ्रॉग, वो अपनी स्किन से गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो एम्फीबियंस की जो स्किन होती है ये रेस्पिरेटरी होती है, रेस्पिरेटरी, और ग्लैंड भी होती हैं, म्यूकस ग्लैंड होती हैं फ्रॉग या एम्फीबियन के स्किन में। और जहां म्यूकस निकलेगा वहां पर वो चीज चिपचिपी होगी, सीधी सी बात है। हमारी सलाइवा चिपचिपी होती है क्योंकि म्यूकस है, जहां म्यूकस होगा। तो इस वजह से इनकी जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है, ड्राई नहीं होती, मॉइस्ट होती है, चिपचिपी सी होती है। अब हम आते हैं फिशेज में। पाइसिस फिशेज भी अपनी स्किन से रेस्पिरेशन नहीं करती, तो नॉन रेस्पिरेटरी स्किन बोलेंगे यहां पर भी। लेकिन ग्लैंड होती हैं फिशेज के स्किन में, और फिशेज के स्किन भी ड्राई ही होती है। तो ये तो स्किन की बात हो गई। और सबसे जरूरी पॉइंट यही था कि बर्ड में जो ग्लैंड होती है उसका नाम क्या है और ये ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है, यही एक जरूरी बात थी। अब अगर आपको लग रहा है कि ये तो फालतू की चीज है, हम क्यों पढ़ें, तो जब आप अभी फिशेज पढ़ोगे वहां लिखा मिलेगा कि स्किन कैसी होती है। एम्फीबियन पढ़ोगे वहां भी लिखा मिलेगा, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में भी लिखा मिलेगा। तो चाहे आप क्लास वाइज पढ़ डालो या फिर ऐसा कंपेयर करके कर लो, बात एक ही है, पढ़ना पड़ेगा ही। उसके बाद आगे देखिए, तो 11 के बाद 12 जो है ये मैं ले लेता हूं टीथ। अब जब डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ोगे तो वहां आपको टीथ पढ़ने पड़ेंगे कि किसमें कौन से टीथ होते हैं। तो सबसे पहले मैमल्स, जनरली मैमल्स का ही आपने ध्यान रखना है। मैमल्स में टीथ हेट्रोडोंट होते हैं। हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब होता है फंक्शन के अकॉर्डिंग टीथ का अलग अलग होना। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, सीधे बैठ जाओ, मुंह लटक रहा है धीरे धीरे तुम लोगों का। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, सबका अलग अलग काम है। कोई कटिंग बाइटिंग के लिए है, कोई च्यूइंग के लिए है, कोई ग्राइंडिंग के लिए है। तो जब अलग अलग टीथ हो फंक्शन के अकॉर्डिंग तो इस कंडीशन को हेट्रोडोंट बोला जाता है। दूसरा जो टीथ होते हैं ये थीकोडोंट होते हैं, अरेंजमेंट के बेसिस पर। अब ये कैसा अरेंजमेंट है, ये देखिए, ये जॉ बोन है और जॉ बोन ने एक सॉकेट बना दिया ये, और इसी सॉकेट में ये टीथ धसा हुआ है, एम्बेडेड है। तो जब जॉ बोन से एक गड्ढा बनाया जाए और उसी गड्ढे में टीथ धसा हो तो इसी को थीकोडोंट कहा जाता है। और टीथ 2 टाइम्स ग्रो करते हैं, इस वजह से डाइफायोडोंट कह देंगे, क्योंकि 2 बार टीथ निकलते लोगों में, तो डाइफायोडोंट हो गया। अब उसके बाद बर्ड में देखते हैं, यहां बड़ा आसान है, पढ़ना ही नहीं है। टीथ एब्सेंट होते हैं क्योंकि टीथ बीक में मॉडिफाई हो जाती है, यानी जो टीथ हैं वो बीक में मॉडिफाई हो जाते हैं, तो आप बोलोगे टीथ एब्सेंट बर्ड्स के केस में। उसके बाद अगर हम रेप्टाइल्स ले लें तो रेप्टाइल्स में क्या मिलेगा, होमोडोंट। एक जैसे टीथ होते हैं, फंक्शन वाइज अलग अलग नहीं होते, होमोडोंट। और प्लस होते हैं प्लूरोडोंट। अब ये क्या है प्लूरोडोंट, देखिए ये जॉ बोन है, ये देखो, और जब जॉ बोन की लैटरल साइड से टीथ अटैच हो, लैटरल साइड से, किनारे से, तो यही अरेंजमेंट प्लूरोडोंट होता है। लेकिन ध्यान रखना है, रेप्टाइल्स में जो क्रोकोडाइल होते हैं इनमें थीकोडोंट ही होते हैं टीथ, ये ध्यान रखना है, एक्सेप्शन है। और क्रोकोडाइल को छोड़ करके बाकी सभी में प्लूरोडोंट मिलेंगे। प्लूरोडोंट का मतलब है टीथ का जॉ बोन की लैटरल साइड से अटैच होना। उसके बाद अब एम्फीबियन में आ जाते हैं। एम्फीबियन में भी होमोडोंट ही मिलेंगे आपको टीथ, और प्लस इसमें एक्रोडोंट मिलेंगे। इन फ्रॉग, फ्रॉग में टीथ होते हैं एक्रोडोंट, फ्रॉग के लिए ही पूछा जाता है। लेकिन एक्रोडोंट क्या है,
ये देखिए, ये जॉ बोन है, और जब जॉ बोन की सरफेस से टीथ अटैच हो, सरफेस से, तो इस तरह का अरेंजमेंट ही एक्रोडोंट कहा जाता है। और उसके बाद फाइनली फिशेज में जब आ जाते हैं, यहां भी होमोडोंट टीथ मिलेंगे और प्लस एक्रोडोंट मिलेंगे फिशेज में। तो ये टीथ के बेसिस पर वर्टिब्रेट्स के कैरेक्टर हो गए कि भाई किसमें कौन सा टीथ होता है, ये बात यहां हो गई। अब उसके बाद सुनते रहना, आगे देखिए, अगला है यहां पर एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, और या फिर मैं बात करने जा रहा हूं स्केल्स की। सुनना जरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है। एक चीज यहां और ध्यान रखना है, रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है ड्राई होती है, और इसी को कॉर्निफाइट बोलते हैं। एनसीईआरटी ने यही टर्म यूज किया है। कॉर्निफाइट का मतलब होता है किरेटिनाइज्ड, और आप सबको पता है भैया, जिस जगह किरेटिन प्रोटीन जमा हो जाए वो चीज ड्राई हो जाती है। जैसे ये हेयर्स हमारे ड्राई हैं क्योंकि इसमें किरेटिन है, क्योंकि इसमें क्या है, तो रेप्टाइल्स की स्किन ड्राई कॉर्निफाइड है, यानी किरेटिनाइज्ड है। ये एनसीईआरटी ने लिखा है ऐसा। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, इधर देखो भैया, अगर हम मैमल्स की बात करें तो हमारे पास स्केल्स होते ही नहीं है। हमारा एक्सोस्केलेटन हेयर्स का बना है, ये हेयर्स हैं, क्या है, स्केल्स नहीं होते। तो स्केल होते क्या है, रेप्टाइल्स में जो स्नेक्स होते हैं वो अपनी केचुल छोड़ते रहते हैं टाइम टू टाइम, वो स्केल्स ही हैं, क्या है वो। या फिर फिशेज अगर आप देखोगे तो बाहर से उनकी बॉडी ब्राइट होती है, चमकती है, सिल्वर कलर की दिखती है। वो स्किन नहीं है, जो सिल्वर कलर की ब्राइटनेस होती है वो स्किन नहीं है, वो स्केल्स हैं, क्या है वो। जब स्केल्स को खरोद के निकालो तो उसके नीचे जो आएगी वो स्किन होती है। जैसे अगर हम अपने हेयर्स हटा दें तो हेयर्स के नीचे स्किन मिलेगी, हेयर्स के नीचे क्या मिलेगी। अब जैसे हमारे हेयर्स जो हैं ये स्किन में किसी ना किसी लेयर से तो निकल रहे होंगे, कहीं ना कहीं से तो ग्रो कर ही रहे होंगे। हमारी स्किन में सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, इसके नीचे देखोगे तो डर्मिस मिलेगी, क्या मिलेगी, क्या मिलेगी। अब या तो एपिडर्मिस से ये हेयर्स निकल रहे होंगे या डर्मिस से निकल रहे होंगे, फिलहाल ये हमें पढ़ना नहीं है। ऐसे ही जो स्केल्स होते हैं वो भी स्किन की किसी ना किसी लेयर से ही ग्रो करके बाहर आते हैं, या तो एपिडर्मिस से या डर्मिस से। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि स्केल्स होते किसमें किसमें हैं, और जिसमें होते हैं तो वो किससे निकल के आते हैं। मैमल्स में तो सिंपल सा है, होते ही नहीं है स्केल्स, बात ही खत्म हो गई। अब अगर हम बर्ड में जाएं, एप्स में, इनके पास भी स्केल्स नहीं होते, लेकिन पूरी बॉडी में सिर्फ एक जगह स्केल आपको दिखेंगे, और वो इनके पैरों में। हाथ तो फिलहाल होते ही नहीं इनके पास, क्योंकि हाथ विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, लेकिन हाइंड लिम्ब यानी पैर जरूर होते हैं। सिर्फ पैरों में ही स्केल्स होंगे, और वो भी एपिडर्मल स्केल्स होते हैं। मतलब स्केल्स डर्मिस से निकल रहे हैं कि एपिडर्मिस से हैं। तो यहां आप लिख सकते हो एपिडर्मल, एपिडर्मल स्केल्स ओनली इन हाइंड लिम्ब। सिर्फ हाइंड लिम्ब में एपिडर्मल स्केल्स होते हैं। उसके बाद रेप्टाइल्स, ये बहुत पूछा जाता है रेप्टाइल्स के लिए। तो रेप्टाइल्स में भी एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स रेप्टाइल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है फिशेज की, ये भी खूब पूछा जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये नहीं कि एनसीईआरटी में चीजें हैं नहीं, सब हैं। फिशेज में जब आप देखोगे तो आपको डर्मल स्केल्स मिलेंगे। अरे भाई, स्केल्स रेप्टाइल्स में भी होते हैं, फिशेज में भी होते हैं, बस फिशेज के स्केल्स डर्मिस से ग्रो करते हैं, और रेप्टाइल्स के स्केल्स डर्मिस से कि एपिडर्मिस से, ये डिफरेंस है दोनों में। अब देखो, फिशेज के जो स्केल्स हैं बेटा कई तरह के होते हैं। एक टाइप है यहां प्लेक्वाइड स्केल्स। अभी इसका मतलब क्या है, तो प्लेक्वाइड का मतलब होता है टीथ लाइक। देखो, अगर स्केल्स टीथ की तरह दिख रहे हैं तो आप बोलोगे प्लेक्वाइड स्केल, क्या बोलोगे।
और ये प्लेक्वाइड स्केल यानी टीथ लाइक ये आपको मिलेंगे, इधर देखिए, कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज में। अब ये कौन है भैया? ऐसी फिशेज जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, वही कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज हैं। ये हमें अपने आसपास नहीं मिलेंगे, सिर्फ ओशियन में जाओगे तभी मिलेंगे आपको, और इन पर टीथ लाइक स्केल्स होते हैं, नाम हो गया प्लेक्वाइड स्केल। और देखो कौन कौन से टाइप हैं। एक टाइप है साइक्लोइड स्केल्स, दूसरा है टिनोइड स्केल, और एक है गेनोइड स्केल्स। अब देखो भैया ये क्या है। साइक्लोइड का मतलब अगर स्केल सर्कुलर दिख रहे हैं, टिनोइड का मतलब अगर स्केल कॉम्ब की तरह दिख रहे हैं, और गेनोइड का मतलब अगर स्केल्स डायमंड की तरह दिख रहे हैं, डायमंड लाइक, तो बोलेंगे गेनोइड स्केल। और आपको पता है ये तीनों तरह के स्केल आपको मिलेंगे ऑस्टिक्थिस फिशेज में, और ये वो फिशेज हैं जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होगा कि बोन का, और ये फिशेज हमें अपने आसपास दिखती हैं। यानी पॉन्ड, पूल, रिवर, लेक में जो फिशेज होती हैं वो यही होती हैं, ऑस्टिक्थिस बोनी फिशेज। कार्टिलेजनस फिशेज शार्क वगैरह हैं हमें मिलेंगी, यहां नहीं होती। अच्छा, अब अगर एम्फीबियन के लिए पूछ दिया जाए तो एम्फीबियन, फ्रॉग देखो ना कितना सॉफ्ट सा स्किन उसकी होती है, तो एम्फीबियन वगैरह में स्केल्स नहीं होते। तो मैमल और एम्फीबियन में स्केल्स नहीं होते, फिशेज में डर्मल स्केल हैं, जबकि रेप्टाइल में एपिडर्मल हैं, बर्ड में भी एपिडर्मल है, लेकिन सिर्फ हाइंड लिम्ब में। सिर्फ कहां पर? सिर्फ कहां पर? तो ये एक्जोस्केलेटन हो गया। अब देखो बेटा, अगला है यहां पर, ये देखिए आईलिड्स। देखो इधर भैया, आईलिड्स, और दूसरा है निकटेटिंग, निकटेटिंग मेम्ब्रेन, या इसी को थर्ड आईलिड भी कहा जाता है। तो आईलिड बोलिए, और दूसरा निकटेटिंग मेम्ब्रेन। ये देखो भैया क्या है, आईलिड सबको पता है, ये अपर आईलिड, ये लोअर आईलिड, लेकिन आई के साइड में ये इधर जो रेड कलर का होता है ये, या फिर इधर साइड में जो रेड कलर का होता है, इसी को निकटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। हमारे पास ये वेस्टिजियल है, नॉन फंक्शनल है, कोई काम नहीं है। लेकिन किसमें ये फंक्शनल है वो देख लेते हैं। फिशेज में आईलिड्स नहीं होती और निकटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। एम्फीबियंस में आईलिड्स भी होती हैं, निकटेटिंग मेम्ब्रेन भी होती है। रेप्टाइल्स में आईलिड्स होती हैं, लेकिन ध्यान रखना है इमूवेबल, इमूवेबल इन स्नेक्स। रेप्टाइल में स्नेक भी आते हैं, स्नेक में आईलिड होती हैं लेकिन वो मूव नहीं करती। निकटेटिंग मेम्ब्रेन भी रेप्टाइल्स में होती है, लेकिन ध्यान रखना है एब्सेंट इन स्नेक्स। सभी रेप्टाइल में निकटेटिंग मेम्ब्रेन होती है लेकिन स्नेक्स में नहीं होती, ये एक्सेप्शन है। एप्स के केस में आईलिड्स भी होती हैं और निकटेटिंग मेम्ब्रेन भी होती है, और मैमल्स के केस में आईलिड्स होती हैं और निकटेटिंग मेम्ब्रेन वेस्टिजियल होती है। निकटेटिंग मेम्ब्रेन कैसी होती है? ठीक है, तो ये 12, ये 13, और ये हो गया 14। खींचो या नोट करो जो भी सही लगे। खींचा? खींचा भैया? हाँ, मजे मान लो आज खूब। बैठना है खाली, कुछ करना है ही नहीं। सुनो बस ऐसे एक कथा, जैसे कथा सुनी जाती है। हाँ, जय हो जाएगी तुम्हारी टेस्ट में अगली बार।
हाँ, और फिर वहां पर फैकल्टी लोगों को एग दे देना वहां पर, ठीक है। बोलना ये तो पढ़ाया ही नहीं था इसने, एग देना, साथ में 4 गालियां और देना। देते ही होगे वो तो, नहीं देते? ठीक है, एक तो कोई बात नहीं। देखो भाई, 14 कैरेक्टर हो चुके हैं, आराम से सब लोग बैठे हैं, नोटबुक बंद है, मॉड्यूल लाए नहीं, बढ़िया मजा ले रहे हैं एकदम। सामने प्रोग्राम चल रहा है, देख रहे हैं, मजा मार रहे हैं। बहुत ज्यादा पिंच किया तो बोल दिया धीरे से, हाँ ये होगा, अदरवाइज ठंडे पड़े एकदम। भाई कुछ हिलो डुलो, कुछ एनर्जी लेके आओ। हमें तो बोलते हुए एनर्जी नहीं है, तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी है, हैं? सीधे बैठो भाई, सीधे बैठो सभी लोग। चलो अब आगे देखो। उसके बाद अगला जो कैरेक्टर है ये ईयर के लिए है, 15th। देखो भैया, ईयर के लिए सबसे पहले मैमल्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास ईयर के 3 पार्ट्स हैं। ये एक्सटर्नल ईयर है, यहां से अंदर जाएंगे मिडल ईयर मिलेगा। मिडल ईयर में बोन के बने 3 इररेगुलर स्ट्रक्चर हैं जिन्हें ईयर ऑसिल्स बोलते हैं। 3 होती हैं ये, मैलियस इनकस स्टेप्स। क्या क्या? उसके बाद इंटरनल ईयर आ जाता है जिसमें कॉक्लिया होता है, और कॉक्लिया से ही हमें सुनाई पड़ता है। और एक्सटर्नल ईयर में ये जो देख रहे हो ये पिन्ना है। क्या है ये? तो हमारे पास ईयर के तीनों ही पार्ट अवेलेबल हैं। बाकियों में देख लेते हैं, बाकियों के पास ईयर के ये तीनों पार्ट हैं कि नहीं है। तो पहले मैमल्स के लिए एक्सटर्नल ईयर विद पिन्ना, ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद मिडल ईयर विद 3 ईयर ऑसिल्स, ये हो गया। इंटरनल ईयर भी होता है, ये तो मैमल के लिए हो गया। बर्ड में देख लेते हैं, सब कुछ यही है जो ऊपर लिखा है। एक फर्क है, पिन्ना नहीं होता, और मिडल ईयर में सिर्फ एक ईयर ऑसिल होता है, बस 3 नहीं होते। तो यहां पर सब कुछ सेम, ओनली पिन्ना एब्सेंट, कॉमा मिडल ईयर विद 1 ईयर ऑसिल। और इस ईयर ऑसिल का नेम होता है कॉल्यूमेला, कॉल्यूमेला ऑरिस, ये नाम है इस ईयर ऑसिल का। तो आप क्या लिखोगे अगर कंपेयर करके चार्ट बनाओगे, तो कैसे लिखोगे? एक्सटर्नल ईयर मैमल में प्रेजेंट, बर्ड्स में भी प्रेजेंट, लेकिन मैमल में पिन्ना भी है और बर्ड में पिन्ना, बर्ड में पिन्ना। मिडल इंटरनल ईयर मैमल में भी बर्ड में भी, लेकिन मिडल में 3 ऑसिल, मैमल में और बर्ड में 3 ऑसिल की 1 ऑसिल। अब उसके बाद रेप्टाइल्स और एम्फीबियन दोनों में एक जैसा है, एक्सटर्नल ईयर होता ही नहीं इनमें, एब्सेंट, होता ही नहीं है। इंटरनल ईयर होता है, प्रेजेंट। और मिडल ईयर, मिडल ईयर ये देखिए विद
वन ईयर ऑसिल, मिडल ईयर में एक ही ईयर ऑसिल होगा और यहां पर भी नाम यही होता है, कॉल्यूमेला ऑरिस, ये है। और देखो भैया, हम कैसे जान जाते हैं कि यहां कान है? पिन्ना सही तो जानते हैं, हमारे ईयर को पिन्ना ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है भैया। क्या बोलोगे? इन मैमल्स पिन्ना रिप्रेजेंट्स ईयर। ऐसा तो नहीं कि पिन्ना से घुसोगे तो नाक आ जाएगी, पिन्ना से घुसोगे तो ईयर ही आएगा ना। ऐसे ही एम्फीबियन और रेप्टाइल में पूछ दिया जाता है कि ईयर को कौन रिप्रेजेंट करेगा। एक्सटर्नल ईयर तो है ही नहीं इनके पास, तो आप बोलोगे टिम्पैनम। कौन रिप्रेजेंट करेगा? जहां टिम्पैनम आपको दिख जाए हेड में, आप समझ जाना वहीं पर ईयर है। तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, एनसीईआरटी की लाइन है ये। और उसके बाद फिशेज में आ जाते हैं। यहां एक्सटर्नल प्लस मिडल ईयर दोनों ही नहीं होते, ओनली इंटरनल ईयर आपको मिलेगा, बस ओनली इंटरनल ईयर प्रेजेंट। आगे बात समझ में भैया सभी को? बोलो। अब उसके बाद अगला जो पॉइंट है ये है बॉडी से रिलेटेड। तो अगर फिशेज में देखोगे तो बॉडी में एक पार्ट मिलेगा हेड, दूसरा मिलेगा ट्रंक और तीसरा मिलेगा टेल। नेक फिशेज में नहीं होती भैया। ये देखो इधर, ये देखिए, ये हेड है, ये नेक है, और ये जो थोरेक्स जिसे बोलते हैं इसे ट्रंक बोल दो, और फिर नीचे ये पूरा टेल हो गया। तो हेड, नेक, ट्रंक और टेल। फिशेज में जब आप देखोगे नेक वाला पोर्शन होता ही नहीं फिशेज की बॉडी में, ठीक है। एम्फीबियन देखते हैं, ये पूछा जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हेड मिलेगा और ट्रंक मिलेगा, बस। फ्रॉग दिमाग में रखो, फ्रॉग में नेक और टेल दोनों ही नहीं होते। तो आप एम्फीबियंस में बता दो सिर्फ हेड और ट्रंक बॉडी में होता है, नेक और टेल पार्ट एम्फीबियंस में नहीं होता। उसके बाद रेप्टाइल्स में, एप्स में और मैमल्स में, इन तीनों में बॉडी हेड नेक, हेड नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइड रहती है। आगे बात समझ में बेटा? बोलो ना। उसके बाद 17th कैरेक्टर, इसमें क्या क्या है बेटा? एक वर्ड होता है पोइकिलोथर्मल, या फिर इसी को कह देते हैं एक्टोथर्मल, या फिर इसी को कह देते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड, ये देखिए, एक तो ये है, खूब पूछा जाता है, खूब ये। इसी का अपोजिट कर लो, पोइकिलोथर्मल के अपोजिट आ गया होमो आइसोथर्मल, जस्ट अपोजिट टर्म है ये। और एक्टोथर्मल के अपोजिट एंडोथर्मल, ऊपर एक्टो है तो नीचे एंडो आ गया। और कोल्ड ब्लडेड के जस्ट अपोजिट वार्म ब्लडेड हो गया। ये देखो, ये है। अब ये क्या है भैया? हमारी बॉडी में क्या है, बाहर चाहे जितना टेम्परेचर बढ़ जाए घट जाए इन्वायरमेंट का, बॉडी का अंदर का टेम्परेचर 37 के आसपास ही मेंटेन रहता है। भगवान ने हमें बहुत सारी शक्तियां दी हैं। जैसे समर सीजन में जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 45, 47, 48 हो जाता है, अंदर का 37 ही रहता है। कैसे? पसीना निकाल देते हैं हम जम के, और वो इसी वजह से निकालते हैं कि अंदर का 37 ही टेम्परेचर मेंटेन रहे। ऐसे ही विंटर्स में जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 15, 20, 10 डिग्री, 5 डिग्री चला जाता है, तो भी बॉडी के अंदर का 37 ही रहता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी भगवान ने बहुत चीजें दी हैं। हेयर्स हैं बॉडी पर, यही काम है हेयर्स का। और हमारी स्किन के नीचे
फैट की बनी एक लेयर है जिसे हाइपोडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन हेयर्स और फैटी लेयर का यही काम है कि अंदर जो हीट पैदा हो रही है फूड के ऑक्सीडेशन से, उस हीट को बाहर ना निकलने दिया जाए और हीट को अंदर ही रखा जाए, जिससे अंदर से बॉडी गर्म रहे और टेम्परेचर 37 मेंटेन रहे। तो जो एनिमल अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को एक जैसा मेंटेन करके रखते हैं, वही होमो आइसोथर्मल हैं या एंडोथर्मल हैं या वार्म ब्लडेड हैं, एक ही बात है। और जिनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं रहता, फ्लक्चुएट करता है, बाहर का बढ़ा बॉडी का भी बढ़ जाएगा, बाहर का टेम्परेचर घटा बॉडी का भी घट जाएगा, वो लोग क्वाइक्लोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब कोल्ड ब्लडेड के एग्जाम्पल कौन है? फिशेज, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स। जबकि ये जो होमो आइसोथर्मल हैं, इसमें सिर्फ एप्स और मैमल्स आते हैं। एप्स और कौन आता है? ये ध्यान रखियो, खूब पूछा जाता है। एक्सप्लेनेशन कभी नहीं आएगा कि बताओ होमो आइसोथर्मल है, ये सब कभी नहीं आता। ये तो मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं, सिर्फ एग्जाम्पल आते हैं। उसके बाद देखिए 18th कैरेक्टर है बेटा, यहां पर सुनो, ये है एमनियोट्स। अब ये कौन होते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स या लेयर्स, कुछ भी कह दो। कौन कौन सी होती हैं? तो एक होती है एमनियन, एक होती है कोरियन, और एक होती है एलेंट्वाइस, और एक होती है यॉर्क सैक। नाम सुने हो कि नहीं ये सब? जिनमें ये होती हैं वही एनिमल एमनियोट्स हैं। एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स, यानी हम लोग भी एमनियोट्स हैं। हमारा जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, 3 तो एम्ब्रियोनिक लेयर बनती हैं जिनसे बॉडी बनती है। इनके अलावा 3 एक्स्ट्रा लेयर और बनती हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंट्वाइस, जो बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। इन्हीं को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जिन वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ये लेयर्स बनती हैं वो एमनियोट्स होते हैं, जिनमें नहीं बनती हैं वो एन एमनियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? तो एन एमनियोट्स, एन एमनियोट्स में क्या होगा भैया? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे कि एब्सेंट होंगे? और ये फिशेज में और एम्फीबियन में ऐसा ही होता है। आगे बात समझ में? अब उसके बाद देखिए अगला जो कैरेक्टर है ये है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। देखो इसमें कितने आएंगे, ये देखिए। एक डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सुनना, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो रटना ही है एकदम भयंकर तरीके से। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वा ना बनना। फिशेज में ऐसा ही होता है, रेप्टाइल्स में, एप्स में और मैमल्स में कोई लार्वा नहीं, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो इनडायरेक्ट किस में होता है? बोलेंगे एम्फीबियन। क्या बोलेंगे बेटा? फ्रॉग में। और जो इनका लार्वा बनता है इसे बोलते हैं टेडपोल। क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है। अगला देखो, एक है भैया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। का मतलब क्या है? गैमेट्स बॉडी के बाहर फ्यूज होंगे कि अंदर? ऐसी चीज आपको मिलेगी ऑस्टिक्थिस। अभी बताया था बोनी फिशेज को बोलते हैं, बताया था ना? ऑस्टिक्थिस में और एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये आपको मिलेगा कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज में, कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस में ऐसा होता है, और प्लस रेप्टाइल्स में, एप्स में, मैमल्स में, इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद देखो बेटा एक कंडीशन है ओवीपैरस। अंडे कौन कौन देता है बता दो देखे? रेप्टाइल्स एग देते हैं कि नहीं? ऑस्टिक्थिस फिशेज हो गई, ऑस्टिक्थिस फिशेज बेटा।
ये एग लेइंग होती हैं, ओ से ऑस्ट्रिक्टिस, ओ से ओविपेरस। रेप्टाइल्स में ऐसा होता है, और एम्फीबियन में ऐसा होता है, रेप्टाइल में ऐसा होता है, और बर्ड में भी ऐसा ही होता है। तो फिर वीवीपेरस कौन है? जो यंग को बॉर्न करते हैं, वीवीपेरस। तो इसमें एक तो आप बताओगे कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस, एक तो ये हो गया, और प्लस मैमल्स। हम लोग भी यंग को बॉर्न करते हैं, इस वजह से हम लोग भी ओविपेरस में आएंगे। किस में आएंगे भैया? और उसके बाद एक है यहां पर क्लोएका। अब ये क्या है? देखो भैया, क्लोएका प्रेजेंट, लेकिन किसमें किसमें? सी से क्लोएका, सी से कॉन्ड्रिक्थिस, यानी कार्टिलेजिनस फिशेज में क्लोएका होती है। उसके बाद एम्फीबियन में क्लोएका होती है, रेप्टाइल में होती है, और एप्स में होती है। और बेटा क्लोएका नहीं होती है ऑस्टिक्थिस फिशेज में, ऑस्टिक्थिस फिशेज में क्लोएका नहीं होती, और हम लोगों के पास यानी मैमल्स में भी क्लोएका नहीं होती। क्लोएका क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एनस है और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो जब एक ही पोर के थ्रू ओपन हो, कॉमन ओपनिंग, तो उस कॉमन पोर को क्लोएका कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? हमारे में देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग ओपन हो रहा है और एनस अलग है, तो क्लोएका एब्सेंट है। और किन में है क्लोएका, वो आपके सामने लिखा हुआ है यहां पर। तो ये आपका कैरेक्टर हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला 19, ये हुआ 20th, ये हुआ 21st, और ये हुआ 22nd। 3 और बाकी हैं, करो खींचो। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन? ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है? जल्दी खींचो, 3 कैरेक्टर और बाकी हैं। खींच लिया? ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। 3 कैरेक्टर और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखो भैया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये बच गया है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और ये है कौन सा? 23। सब में किडनी होती है, आप सबको पता है, लेकिन किडनी के टाइप्स होते हैं। देखो, एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक नेफ्रोटोम। देखो बेटा, ये क्या है? इसका ये वाला पार्ट है अपर पार्ट, अपर पार्ट, इसे बोलते हैं मिडल पार्ट। यहां नहीं पढ़ोगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ही। ये होता है लोअर पार्ट। अब देखो होता क्या है, किसी भी वर्टिब्रेट का जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो ट्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर बनता है उस टाइम, जिसका नाम होता है नेफ्रोटोम। क्या नाम होता है? इसी से किडनी बनती है। लेकिन कैसे? अगर नेफ्रोटोम का अपर पार्ट किडनी में बदल जाए तो किडनी का नाम होगा प्रोटोनेफ्रिक, प्रोटोनेफ्रिक किडनी। और ऐसी किडनी आपको मिलेगी टेडपोल लार्वा में। ये अगर इस नेफ्रोटोम का मिडल पार्ट किडनी में बदल जाए तो किडनी का नाम हो जाएगा मीजोनेफ्रिक किडनी, ये देखिए। और ये आपको मिलेगी फिशेज और एम्फीबियन में। और अगर इसका लोअर पार्ट किडनी में बदले तो किडनी का नाम हो जाएगा मेटानेफ्रिक किडनी। और ये किडनी रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स में मिलेगी। तो हमारी किडनी कौन सी है? प्रोटो, मीजो की मेटा?
यानी नेफ्रोटोम का कौन सा पार्ट किडनी में बदला है, ऊपर बीच वाला कि नीचे वाला? ठीक है। और एक है एक्सक्रीटरी वेस्ट 24, और ये इंपॉर्टेंट भी है। एक एक्सक्रीटरी वेस्ट है अमोनिया, ये किसमें होता है? तो ये आपको मिलेगा फ्रेश वाटर बोनी फिशेस। बताओ मैं ऑस्टिक्थिस की बात कर रहा हूं कि कॉन्ड्रिक्थिस की? और प्लस टेडपोल लार्वा में अमोनिया होता है। एक होता है यूरिया, ये आपको मिलेगा एम्फीबियन में, मैमल में, और देखिए कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस में ये होता है। एक होता है टीएमओ। अच्छा, कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज का ही दूसरा नाम, साइंटिफिक नेम इलेस्मोब्रोंकाई भी होता है। घबरा मत जाना कि पसड़ जाओ वहीं। जो कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज हैं आसपास नहीं मिलेंगी, समुद्र जाना पड़ेगा। इन्हीं को ही साइंटिफिकली इलेस्मोब्रोंकाई कहा जाता है, और इसी नाम से पूछा जाएगा कि इलेस्मोब्रोंकाई का वेस्ट क्या होता है? बताएंगे यूरिया। क्या? ट्राई मेथाइल एमाइन ऑक्साइड, टीएमओ। फुल फॉर्म नहीं आता, शॉर्ट में ही आता है। ये आपको मिलेगा मैराइनस बोनी फिशेज। बोनी फिशेज, लेकिन वो जो मैराइन वाटर में होती हैं, इनका वेस्ट टीएमओ है। और एक है यूरिक एसिड, ये वो लोग एक्सक्रीट करते हैं जिनको वाटर रिटेन करना होता है, मैं बता चुका हूं पहले भी। तो ये चीज आपको मिलेगी रेप्टाइल्स में और एप्स में। अरे अमोनिया निकालोगे वाटर खर्च करना पड़ेगा, यूरिया निकालोगे वाटर खर्च करना पड़ेगा। हमारा एक्सक्रीटिव वेस्ट यूरिया है, और जब हम यूरिया निकालते हैं तो यूरिन के फॉर्म में निकालते हैं। और यूरिन क्या है? पानी तो है, ऐसा तो नहीं पत्थर कोई। तो ये जो यूरिन होता है इसमें यूरिया होती है लेकिन लिक्विड फॉर्म में। तो जितनी ज्यादा यूरिया निकालोगे उतना ही पानी खर्च होगा बॉडी से। तो अगर कोई ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी में वाटर कम है और फिर भी वो वाटर निकाल रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं? ऐसा एक्सक्रीटरी वेस्ट बनाते हैं जिसमें वाटर का लॉस ना हो। और ऐसा एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है? यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने में पानी खर्च नहीं होता। तो अगर कोई पूछ दे कि रेप्टाइल्स और बर्ड यूरिक एसिड क्यों एक्सक्रीट करते हैं, तो आप बोलोगे टू रिटेन वाटर। क्या वो? और एक बस लास्ट है 25th, और ये है यूरिनरी ब्लैडर। नाम सुने हो कभी? जब हम यूरिन निकालते हैं, किडनी में बनता है यूरिन, सीधे नहीं बाहर निकालते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करते हैं, फिर उसे एक्सक्रीट करते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है एम्फीबियन में, मैमल में, और ये यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है फिशेज में, रेप्टाइल्स में और बर्ड में। लेकिन दो एक्सेप्शन भी हैं। रेप्टाइल्स में जो लिजार्ड्स होती हैं इनमें होता है, और बर्ड में जो ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग, इसके अंदर भी यूरिनरी ब्लैडर होता है, बाकी बर्ड्स में नहीं होता है। आगे बात समझ में भैया? कॉर्डेट खत्म हो गया, 2-3 दिन कैरेक्टर बचेंगे, वो हो जाएंगे जल्दी जल्दी में। यही पूरी कहानी है कॉर्डेट की जो मैंने बताई है। अब नोट कर रहे हो क्या? ये खींचा नहीं था क्या? इधर वाला थोड़ी रब कर रहा हूं, गधा समझे हो क्या मुझे? इधर वाला रब कर रहा हूं बेटा, इधर वाला। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।